देखो भाई, मेरा हिस्ट्री हो गया ख़त्म। कितना 2 अगस्त से 2 अगस्त से चालू किए थे। कितना तारीख देखते हैं अभी। हेलो गाइस। 2 अगस्त से नहीं, इससे भी पहले चालू किए थे, ताकि ये 7 है तो 1 2 3 4 5 7 1 तारीख को शायद चालू किए थे, एक या उसके पहले का। तो मेरा हो गया ख़त्म है हिस्ट्री रीडिंग में, ठीक, हेडमैन का। देन हम जो है इकोनॉमिक्स में जंप किए। इकोनॉमिक्स में जंप किया, आप उसको पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। और ये सुन रहा सबको एडिट में हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। और तो है हैंडसम लग रहा है तो मेरा लाइट कर रहा ये है। सुनो ना, अनारोली बोला जाए, मेरा ये चमकता है, ग्लो कर ग्लो करता है। छोड़े तो देखता हूँ, नहीं देखता। अरे ये जाएंगे, बोलो बोल सकता है। करता है। उतना गोरा लगता है। छोड़े सब देखिए हमको बैठ के। देख के उठ रहा है। हाँ? देखता है जरूर देखता है। सही में गोरा लगते हैं। अरे तब दाढ़ी बनाते हैं, हमारा गोरा लगेंगे। हाँ, सीट पे दाढ़ी बना लेते हैं। भाई दाढ़ी कटवाएगा हमको भी बोलना। दाढ़ी में रखेंगे तो मजा परसों आएगा। कटवाते हैं। अरे टका थोड़ी रहे, टका जिस दिन जुगाड़ लगेगा वही दिन कटवाएंगे हम। उधारी कटवाएंगे। तुम भी चलते थोड़ी कटवाएंगे हम, टका कहीं जा कटवा ले। अर्थशास्त्र अरे भाई बेसिक से दिया है, पढ़ते हैं। लोग व्यवसाय और सरकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र को व्यापक रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, समष्टि और व्यष्टि। मैक्रो और माइक्रो 2 अर्थशास्त्र है हमारे पास। पहलू डिफिनेशन भी दिया, परिभाषा, केंद्रीय क्षेत्र, सम्मिलित क्षेत्र, जनक, उदाहरण। समष्टि क्षेत्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फर्मों और बाजारों का अध्ययन करवाता है। जैसे संपूर्ण से अभी आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा समझाऊंगा बोलो। यह सरकार, केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? यह सरकार और देश की उन क्रियाओं पर केंद्रित है जो व्यापक रूप अर्थव्यवस्था जैसे आपूर्ति, मांग, कीमतों आदि को प्रभावित करने के लिए की जाती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, यह व्यक्तियों या व्यवसायों की क्रियाओं पर केंद्रित है। मतलब सरकार जो बड़ा बड़ा काम करता है, रोड बनाया, ऊपर से कोई काम किया तो उस पर उसको पैसा मिला, टैक्स जो निकाला, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई हुआ, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, जो उसमें बड़ा होता है। MACRO मैक्रो होता है, MICRO माइक्रो होता है, ठीक। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ए और आई के चलते बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता नहीं, होता है भाई यहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पर्सनल व्यक्ति, जैसे हम अभी गोलगप्पा की दुकान खोल रहे हैं तो वो माइक्रो में जुड़ेगा, कितना रुपये हम कमाए, कितना रुपया दिए गए, वो माइक्रो में जुड़ेगा, ठीक। वो हम जितना मैनेज किए वो माइक्रो में जाएगा। जैसे मान के चलो तुम ही लोग मोदी जी का नाम मोदी जी की मन के बात को सुन के चाय का दुकान खोल लिया, तो उसमें जितना रुपया कमाएगा, जो रुपया आया जाएगा, वो व्यक्तिगत है तुम्हारा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, वो मैक्रो में नहीं जुड़ेगा। मैक्रो में कब जुड़ेगा? जब तुम्हारा टका का टैक्स कट के जाएगा, वहाँ पे जुड़ेगा तो सरकार के पास, तब वो देखेगा कितना रुपये हमको खर्चा, वो पूरा जोड़ेगा। वो जितना चाय वाला है ना उसको अलग करके नहीं भाई, सबको साथ में लेके, मतलब जो भी उसमें आएगा, आए हुए सबको मिला के जोड़ेगा वो। और जोड़ने के बाद उसको जो NNP निकलता है, क्या कहते हैं, मतलब सब निकलता है, हमको आगे पॉइंट लगेगा। कीमत जितना निकलता है वो समष्टि में, तो मैक्रो में निकलता है। ये मैक्रो बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि व्यष्टि यही ठीक है हिंदी में। समष्टि MACRO मैक्रो, और व्यष्टि MICRO मैक्रो, ठीक है। हाँ, सम्मिलित क्षेत्र, बड़े पैमाने पर पूरी अर्थव्यवस्था, बोले ना हम, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र। जैसे अडानी को मिल गया 3-4 वो फैक्ट्री स्थापित करने का, तुमको कौन फैक्ट्री देगा? तुमको देगा कि जाओ तुम चाय का दुकान खोलो, ठीक। अच्छा, जो व्यष्टि होता है, माइक्रो होता है, वो छोटे पैमाने पर विशिष्ट क्षेत्र होता है। जनक, दोनों का जनक है, दोनों का बाप है, ठीक। J.M. किन्स इंग्लैंड में रहता था, ने रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत लिखा। रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत लिखा, ठीक। और एडम स्मिथ ही देने वाला था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिन्होंने दिया भी था।
माइक्रो इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने दिया था। और द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी उन्होंने। उदाहरण के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यार, इंग्लिश में उसको ये कहते हैं, भूल जाते हैं भाई हम, सॉरी यार। ग्रॉस GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेमेशन रेट, राजकोषीय नीतियाँ, मतलब गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, आई थिंक इसको वही कहते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब समष्टि अर्थव्यवस्था में आता है, मतलब मैक्रो में आता है, ठीक। और माइक्रो में क्या आता है, किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता व्यवहार, बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को कम करना। PhD फ्रॉम इंस्टाग्राम। PhD आर्थिक प्रणाली को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वामित्व, पूंजीवादी अवस्था में निजी स्वामित्व होता है, समाजवादी अवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व होता है, और मिश्रित में दोनों होता है। जैसे इंडिया में पूंजीवादी का बात हो गया तुमको, निजी स्वामित्व का बात हो गया तुमको कहाँ पे, USA पे। समाजवादी का बात हो गया तुमको USSR रूस में, और इंडिया का बात हो गया तुमको मिश्रित अवस्था, ठीक। आर्थिक उद्देश्य, पूंजीवादी का लाभ कमाना होता है, समाजवादी का समाज कल्याण करना होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोनों होता है, ठीक। सरकार की भूमिका, कोई भूमिका नहीं होता है पूंजीवाद में, ठीक, लेकिन समाजवाद में पूर्ण भूमिका होता है, मिश्रित में सीमित भूमिका होता है। आय का वितरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमान आय का वितरण होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में समान आय का वितरण होता है। मिश्रित अवस्था में असमान किंतु कम होता है। मिश्रित जैसे इंडिया में था, उसमें समान आय भी सबके नहीं है, तो असमान होता है बट कम होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में पूरी स्वतंत्रता होती है आर्थिक, ठीक, बट समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता की कमी होती है। मिश्रित अवस्था में सीमित स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता, उदाहरण USA, बोले ना अमेरिका, पूंजीवादी में अमेरिका कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट USSR यानी रूस और उत्तर कोरिया दो आता है। और मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमिक्स इंडिया। लाइसेंस राज, LPG सुधार 1991। हाँ, तब ये वो गैस वाला LPG नहीं है, ये तभी आया था उसको सुधारने के लिए, व्यापार नहीं, लाइसेंस राज को ख़त्म करने के लिए आया था LPG गैस नहीं है बाबू, इंडियन गैस। ये LPG आया था तभी सुधार करने के लिए। हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक। वैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यहाँ पे हिंदी में दिया बट हमको थोड़ा इंग्लिश याद है, तो हम मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंकने बोल रहे हैं, तुम्हारे सामने बोल ही जाता है। लाइसेंस राज, जिसे परमिट राज भी कहा जाता था। 1991 से पहले भारत में एक प्रणाली थी जहाँ व्यवसायों को शुरू या चलाने के लिए कई सरकारी अनुमतियाँ प्राप्त करनी पड़ती थी। उस समय सरकार उद्योगों, आयात और व्यापार को नियंत्रित करती थी, जिससे देश की वृद्धि धीमी हो जाती थी और आर्थिक संकट उत्पन्न होता था। भारत को भुगतान संतुलन BOP संकट का सामना करना पड़ा और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था। इसका समाधान करने के लिए 1991 में LPG सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण
आप ही लोग की तरफ देख रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक। हाँ, किए गए एलपीजी सुधार 1991 में किए गए, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। वही मनमोहन सिंह जो 2014 तक बाद में आके प्रधानमंत्री बने थे भैया, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ये था। हाँ, इकोनॉमिक्स में खासकर इस सुधार ने व्यवसाय करना आसान बना दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया, ओपन ये कर दिया। क्या कहते उसको, अरे हम बोलने वाले थे, छोड़ो। मार्केट को ओपन कर दिया, फिर जो बोलो विदेशों के लिए प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। इसका तात्पर्य एक उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले ऐसे उपभोग जो हैं जो अन्य उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ उपभोग किए जाने को रोकता है। सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं के बीच अंतर। निजी वस्तुएं ये प्रतिद्वंदिता का गुण रखती है, केवल सीमित व्यक्तियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं ये गैर प्रतिद्वंदिता का गुण रखती है, सभी को संतुष्टि करती है। निजी वस्तुएं ये बहिष्करणीयता का गुण रखती है, जिससे कोई व्यक्ति किसी को कार में बैठने से रोक सकता है। हाँ, अपना कार को रोक सकता है। और क्या है, ये सार्वजनिक में ये गैर बहिष्करणीय का गुण होता है। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पुल का उपयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक पुल का उपयोग कर सकता है, ठीक। ये सामान्यतः निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। ये एक निजी कार कंपनी द्वारा निर्मित। इन्हें सामान्यतः सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रदान इनके पास सकारात्मक सीमांत लागत होती है। इनकी सीमांत लागत शून्य होती है, ठीक। सार्वजनिक वस्तुएं मुफ्तखोरी की समस्या से जुड़ी होती है। बोले तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन मतलब सार्वजनिक वस्तुएं, गवर्नमेंटल थिंग्स। जो भी बोलना तो बोल दो। हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। इसमें 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। मैंने इसको पढ़ा है बट फिर से पढ़ा जाएगा अच्छा से। उसके बाद ये हो जाएगा ख़त्म। सप्लाई और डिमांड को कल के लिए रखा जाएगा शायद, क्योंकि सप्लाई और डिमांड बड़ा चैप्टर है, पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन। नेशनल मिनिमम पढ़ लें, नेशनल मिनिमम पढ़ा जा सकता है, क्योंकि नेशनल मिनिमम पहले पढ़ा था। तो भाई चला जाए वो यार, तो मैं खुश लग रहा है। क्या है हम अपना एकदम चला रहा है, चला है कोई बात नहीं। लक्ष्मण रेखा युग में सीता बनती नहीं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, अरे भाई ये भी भूल गए क्या रे, प्राइमरी नहीं यार, चलो जब कोई फिर याद आ जा ही जाएगा, भूल लेंगे नहीं, आज याद आ ही जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र सीधे पर्यावरण पर निर्भर करता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर, वही तो भूल जाते थे हम, प्राइमरी सेक्टर। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों में रखा जाता है। उदाहरण, कृषि, मछली पकड़ना, शिकार, वानिकी, खनन। इस क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियों को रेड कॉलर नौकरियों के नाम से भी जाना जाता है। रेड कॉलर नौकरियाँ। कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र देखो है, फर्स्ट में आ गया प्राइमरी सेक्टर में खेती, ऊपर से खनन मतलब कोयला निकलना, वानिकी, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि करना, ये सब आ जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में इसी को जो पैकेजिंग करता है ना, विनिर्माण, वो आता है द्वितीय क्षेत्र में, ठीक। तृतीय में उसको जो कंप्यूटर में बैठ के बेच देता है, जैसे अमेजन का कोई एम्प्लॉय है बैठ के बेच रहा हो प्रोडक्ट, तो वो हो गया तरसनी मार्केटिंग। इस द्वितीय क्षेत्र में इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल से मूल्यवान उत्पादों में बदलकर उनकी कीमत बढ़ाता है। उदाहरण, विनिर्माण प्रसंस्करण, भवन निर्माण, बिजली आदि। द्वितीय क्षेत्र को देश की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह देश के औद्योगिकरण में मदद करता है। उदाहरण, चीन। ब्लू कॉलर, हाँ इसी को ब्लू कॉलर जॉब भी कहा जाता है। और प्राइमरी सेक्टर को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब।
रेड कलर, लाल कलर नहीं, लाल कलर नहीं बोलता, रेड ही बोलता है, हिंदी में रेड ही बोलता है। रेड कलर नौकरियाँ, और इसको ब्लू कलर नौकरियाँ बोलते हैं। रेड कलर जॉब, ब्लू कलर जॉब। ब्लू कलर नौकरियाँ शारीरिक कार्य और व्यावहारिक कौशल का उपयोग करती है। ये नौकरियाँ अक्सर निर्माण, विनिर्माण और रख रखाव जैसे क्षेत्र में होती है। तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जहाँ व्यवसाय सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरण शिक्षा, परिवहन, विज्ञापन। यह हमेशा स्वभाव में अमूर्त होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। इसे वाइट कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसे छुआ नहीं जाता, बोले एम्प्लॉयज़ जो काम करता है। भाई इतना गोरा हम लग रहे हैं यार। क्या बोल दिया भाई गुरु तुमने? हाँ भाई साहब चमक रहा है ना। लांग रहा लक्ष्मण रे। और देखो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ते हैं, बट फोर्थ और फिफ्थ भी होता है। फोर्थ फिफ्थ थोड़ा हाई लेवल का होता है, इसलिए उसको कोई नहीं पढ़ता ज़्यादा। फोर्थ और चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र ज्ञान आधारित गतिविधियों और बौद्धिक सेवाओं पर केंद्रित है। इस क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे जैसे वरिष्ठ व्यावसायिक, कार्यकारी, शिक्षक, प्रबंधक, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वैज्ञानिक। ठीक, ये आता है चतुर्थ क्षेत्र में। क्वाड्रांट ऐसे कुछ कहते हैं सोच सेक्टर। पंचम किचनरी क्षेत्र। पंचम का इंग्लिश हमको नहीं याद है भाई, हमारे को अलग नाम था पंचम का, ये सेम फिफ्थ बोल देंगे वो नहीं होता। ठीक, ले लिया मोबाइल तो ना? हाँ तेरा मोबाइल लिया कि और तो मोबाइल नहीं लिया था? कौन सी कहाँ सुनाई दे रहा? मोबाइल तूने नहीं लिया? अच्छा अब तक दर्पण, तभी तो, लेकिन अब तो दर्पण नहीं कर रहा था, मैं उसमें पीएचडी चल रहा था। तभी इंस्टा दर्पण कर रहा था। हाँ इंस्टा 10 मिनट क्लास गया था। अरे वाह हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये अच्छा वीडियो बन रहा है। चमक रहा है मुँह। किचनरी क्षेत्र में उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनके लिए और उन्नत कौशल विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। सभी निर्णय लेने वाले गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियाँ को गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब, हाँ इसको है ना, ये पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में पिंक कॉलर जॉब कहते हैं इसको। चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, प्रबंधक, बैंकिंग, वकील, वैज्ञानिक, कार्यकारी, वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारी, ये जाता है इसमें। बोलो इसको पिंक कलर जब इसी कहते हैं शायद। ठीक, और किचनरी या पंचम में इसको कहते हैं गोल्डन कॉलर जॉब। ठीक, हाँ सभी निर्णय वाली गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियाँ को गोल्ड कलर नौकरियों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे संचार, वित्तीय सेवाएँ, जैसे संचार, वित्तीय सेवाएँ, अनुसंधान, वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनेताओं की गतिविधियाँ। सॉरी नाक में हाथ डालने के लिए मेरा आदत है। 20 वही आता है बात घुस के। 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जो है LFPR परसेंटेज इन GDP, मतलब कितना आदमी उसमें काम कर रहा है और कितना परसेंट उस GDP में भागीदारी निभा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 54.6%, 54.6% व्यक्ति जो है प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, बट 14.39% ही GDP में भागीदारी निभाता है। क्यों? क्योंकि कृषि में टैक्स नहीं है, समझा? सेकेंडरी सेक्टर टैक्स नहीं है, ऊपर से क्या कहते हैं उसमें ज़्यादा फायदा भी नहीं होता, इसलिए नहीं होता। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? 24.3% व्यक्ति काम, 3% पूरे देश का व्यक्ति उसमें काम करता है, बट वो 31.46%, 46 नहीं होता, पॉइंट के बाद होता है और डिजिट में होता है 46, 31.46 जी याद करने के लिए बोलने 46% की GDP में हिस्सा लेता है। और 21% तृतीय क्षेत्र जो है 21.1% टोटल है व्यक्ति उसमें, जो 54.15% ही भागीदारी में होता है। मतलब प्राइमरी और टर्सरी लगभग दोनों उल्टा ही है अपने आप को। ठीक, लगभग उल्टा मान सकते हैं। अब तुम बोलेगा कि नहीं इसका उल्टा कहाँ है, वो दी तो मतलब सॉरी भाई गाली हो गया, बट
हाँ बोलेगा उल्टा कहाँ है, 14 है, 21 है, 54 है, 54 6 है, 54 15। भाई एक पॉइंट है ना मायने रखता है, क्यों? क्योंकि ये पूरे देश का डाटा है। हाँ LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक, श्रम बल भागीदारी रेट। महिलाओं की भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र में 62.8% है, ठीक। हाँ व्यापार में सहायक साधन या सहयोगी, व्यापार के सहयोगी उन कारकों को संदर्भित करते हैं जो वस्तुओं को उनके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता के स्थान तक लाने के लिए आवश्यक है। व्यापार के सहयोगी उन कारकों को संदर्भित करते हैं जो वस्तुओं को उनके उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक लाने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में ये आवश्यक सेवाएं और कार्य है जो व्यवसाय में सहायता करते हैं। उदाहरण परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण और विज्ञापन। आदर्श व सकारात्मक अर्थशास्त्र के बीच तुलना। आदर्श अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र। आदर्श और सकारात्मक। आदर्श यह व्याख्या कर के मत और मूल्य पर आधारित होता है। सकारात्मक यह वास्तविक डेटा, तथ्यों और संख्याओं पर आधारित होता है। सत्यापन संभव नहीं है। आदर्श में आइडियल खाली बोलने के लिए होता है, काम के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास डेटा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, डेटा है, फैक्ट्स है, नंबर्स के आधार पर वो अपना डेटा इकोनॉमिक्स चला रहा है, उसको सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। अभी जो है ना, अभी वही चलता है, अभी पढ़ते हुए उसको बता दो कौन चीज़ चल रहा है। सत्यापन संभव नहीं है आदर्श अर्थशास्त्र में, लेकिन सकारात्मक अर्थशास्त्र में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में परिणाम सत्यापित किए जा सकते हैं। आइडियल इकोनॉमिक्स में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिकता और प्रयोज्यता का परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में यह सुरक्षित और संदेह से परे होता है तथा इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। यह आदर्शवादी स्थिति से संबंधित है। उदाहरण बेरोजगारी का स्तर अधिकतम 5% होना चाहिए। आइडियल इकोनॉमिक्स है जो बोल रहा हूँ, बेरोजगारी का स्तर अधिकतम 5% होना चाहिए। और ये इसका देखते हैं, यह सुरक्षित और संदेह से परे होता है तथा इसे वैज्ञानिक के रूप से सिद्ध किया जा सकता है। यह वास्तविक और व्यवहारिक स्थितियों से संबंधित होता है, ठीक। उदाहरण वर्तमान बेरोजगारी दर 20% है, बट आइडियल केवल दर 5% होना चाहिए, ठीक। तो भाई अभी हम लोग में आइडियल वाला सिचुएशन है, सिचुएशन पॉजिटिव वाला है। सोचते हैं आइडियल करने का, लेकिन आइडियल कर नहीं पाएगा कॉलेज में दिया है, नहीं कर पाएगा। 15 लगा के अकाउंट में गए, नहीं गए तो समानांतर व्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमिक्स। समानांतर व्यवस्था उन सभी प्रकार की गतिविधियों को दर्शाते हैं जिनके माध्यम से काला धन उत्पन्न होता है और जिन्हें सामान्यतः आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता। हाँ, जैसे मान के चलो ये पेन है, कहीं कोई ऑफिस में एगो पेन ख़त्म हो गया, वो पेन ख़रीदना है तो पेन तो ख़रीद लेगा, कितना में ये मिलेगा? 10 रुपये में है, ये पेन 10 रुपये मिलता है, लिंक्स ग्लेशियर है, ठीक। 10 रुपये में ये पेन ख़रीद लिया, वो कॉपी में चढ़ाएगा 300 का, 290 रुपये बच गया, ठीक। वो जो 290 रुपये है वो खा गया, हाँ खा गया, वही होता है, उसी कहते हैं पैरेलल अर्थव्यवस्था। समांतर व्यवस्था उन सभी प्रकार की गतिविधियों को दर्शाती है जिनके माध्यम से काला धन उत्पन्न होता है, जिसे सामान्यतः आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता। हाँ, ये तो हम बता दिया आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है, उसी में ठग लिया जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो दर्जे नहीं करेगा टका को। मान के चलो वो पैसा को वहाँ पे लिखेगा ही नहीं। हाँ, किसी व्यक्ति का कोई काम करना है, मान के चलो तुमको पुलिस में पकड़ लिया, ठीक, तुम गए वहाँ पे अपना केस वापस लेने के लिए, बट वहाँ पे पैसा होता नहीं, तो तुम 6,000 7,000 रुपया देगा, उसको दर्ज नहीं करे, वो रख लेगा, भाई काला धन हो गया, सब काला धन होता है। ये सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को अप्रभावी बनाता है। हाँ, सरकार को खत्म कर देता है, मतलब अप्रभावी बनाता है।
हाँ ये हो सकता है कि देखो, हाँ ये हो सकता है, जैसे कि मान लो ज़मीन हम खरीदे नहीं, मान लो बेचे हैं, कुछ खरीद बेच नहीं रहे हम, ठीक है, सब एग्जांपल दे रहे हैं। मान के चलो हम ज़मीन बेचे हैं कितना में, 8 लाख में, ठीक, 8 लाख में, और जो ख़रीदा है वो भी दिया है, वो भी लिया है 8 लाख में, ठीक। हम बेचे हैं, वो ख़रीदा है 8 लाख में, और हमको क्या करना है, वहाँ जो ज़मीन मोटेशन और रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें लगता है फ़ीस। आप जितने रुपए में बेचेंगे ना, उतने रुपए का टैक्स कट के उसमें भरा जाता है। मोटेशन और क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है वहाँ पे जो, तो उसमें लगता है फ़ीस। वो फ़ीस कैसे कटता है टैक्स, आप जितना रुपये में बेच रहे हैं, वो जितना रुपये में खरीद रहा है, उस पर टैक्स लगता है, देना उसी को, आपको पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जो क्या करेगा, वो उसको कम में बेच देगा। 8 लाख का ज़मीन है, उसको बेचेगा 2 लाख, वहाँ पे दर्ज कराएगा 2 लाख का, तो टैक्स कम लगेगा भाई। 8 लाख का जहाँ टैक्स है, उसमें से जितना लगे कम लगेगा, ठीक, तो उसमें दर्ज ही नहीं होगा, तो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। पैरेलल, इसको पैरेलल इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलेगा साथ में ही, लेकिन दर्ज नहीं होगा, वो सबको नियम का ऊपर भाई बना देगा। फिर वो जो पैसा कहाँ गया, गोल हो गया पैसा मेरे और उसके ऊपर रह गया। लेकिन ये एक ब्लैक ऐसे इसको क्या कहते हैं यार, इसको बताते हैं नाम इसका, काला धन। हाँ, ब्लैक मनी जो है एक इफेक्ट करता है भाई। कैसे, मान के चलो तुम क्या कहते हैं, कैसे इफेक्ट करेगा रे ब्लैक मनी। हाँ, जैसे हम बेचे, वो ख़रीद लिया, हम 2 लाख कहीं चढ़ा दिया, वहाँ पे मोटेशन हो गया, पैसा कम लगा, बट वो जो हमको 8 लाख रुपए देगा, हम जो रखेंगे, मान के चलो इनकम टैक्स वाला आ गया, वो बोलेगा कि 8 लाख रुपए तुम रखा है कहाँ से लाया, क्योंकि आपके घर में एक रुपए का जो रिसिप्ट होता है ना, वो ले लेता है इनकम टैक्स वाला। तो आप क्या दोगे उसको, है आपके पास क्या, कुछ नहीं, तो क्या देगा, हलवा भाई। तो 8 लाख का वो मांगेगा कि 8 लाख मेरे पास है, तुम दो रिसिप्ट, तो तुम क्या देगा, कुछ नहीं है मेरे पास, तब तुम फंस सकता है, ठीक। इसीलिए काला धन, एक बात हम अक्सर बोलते हैं कि चोर चोरी करता है तो अपना फुटप्रिंट छोड़ जाता है, और वो फुटप्रिंट कभी ना कभी पकड़ाता ही है। 10 साल बचपन में पकड़ा है या 55 में पकड़ा है, लेकिन पकड़ाएगा। ये मेरा सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा पकड़ाते भी देखे। छोड़ो सब, पढ़ने दो भाई, 27 मिनट पढ़े अभी, कितना टाइम हुआ, अभी है और टाइम, एक चैप्टर और खत्म हो सकता है। सप्लाई डिमांड को अगले दिन पढ़ेंगे। ये मोनोपोली, ओलिगोपोली, मार्केट की बात हो रहा है, उसके बाद में पढ़ेंगे, कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेशनल इनकम, भाई साहब, हाय दैया, नारे डाला रे। ए भैया बहुत छगेले हो, बोले हमारा फोन क्या दिया लेट होते थे। मुकेश भाई, भैया बोले कि हमारा फोन क्या ध्यान लेट होते थे 8 बजे के आसपास। हाँ, तो की करे छे है, हमारा बोले कि फोन क्या दिए 8 बजे, हमारा फोन क्या दिए एकर मनम पूरा जे वहा करे दागो भैया, खुश दे दागे ओकरा खाली तो बैठा के हम जे है ना A to Z चीज बताता था, A to Z खाली हाँ 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 बोला खाली हाँ 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 मिले ला जो है ना A to Z चीज बताता था। भोज नहीं खेल गए मरता हमारा कौन हाँ चला जबा एक भिड़ा देवे चला जबा मरते रहते लाइब्रेरी आई रहता है।
चलो किया जाए नेशनल इनकम। बहुत दिन पहले पढ़े थे भाई यार इकोनॉमिक्स में, देखता हूँ आज। हट साला मस्कुरुआ तोड़ेगा का, वो बेचारा को प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा एक विशेष समयावधि आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाती है। यह एक समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, MACRO वाला। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे देश का चीज़ आ रहा है भाई, ठीक। हाँ, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा है, ठीक। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा दादा भाई नेहरूजी ने दी थी। कल ही हमने पढ़ा है कि जब नेशनल इनकम निकाला था सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने निकाला था, जिन्होंने स्वतंत्रता का दिया था, नारा दिया था, पूर्ण स्वतंत्रता को जो बोला था, ठीक। और उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन का, ठीक। PC महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय आयोग की अध्यक्षता की थी 1949 में, ठीक। PC महालनोबिस भी है ना, पंचवर्षीय योजना में एक बार आता है PC सेकेंड में कौन है, हेरोल्ड डमन, भूल जाते हम। पंचवर्षीय योजना का हमको पता नहीं, लेकिन ये PC महालनोबिस है, फर्स्ट या सेकेंड में या थर्ड में इसका ही मॉडल आता है, ठीक। PC महालनोबिस हटा गए। आय का चक्रीय प्रभाव एक मॉडल या अवधारणा है जिसका उपयोग अक्सर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों और धन के निरंतर प्रवाह को समझाने के लिए किया जाता है। यह व्यवसायों और व्यवहारों को उजागर करता है। परिवार के पास जमीन, श्रम और पूंजी होती है, वे आय यानी मजदूरी, किराया, मुनाफा के बदले में इन्हें फर्मों को देते हैं। कंपनियां इन संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाएं उत्पन्न करती है और इन्हें परिवारों को बेचती है। परिवारों के पास जमीन, श्रम और पूंजी होती है, वे आय, मजदूरी, किराया, मुनाफा के बदले में इन्हें फर्मों को देते हैं। पास जमीन, श्रम और पूंजी होती है, अच्छा, वो फर्म्स को देती है अपने सब चीज़, किराया, मजदूरी, मुनाफा सब करती है, ठीक। और कंपनी जो है, कंपनी इन संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाएं उत्पन्न करती है और इन्हें परिवारों को बेचती है। आय का परिपत्र मतलब यहाँ का लोग ही कंपनी में काम करते हैं और वही कंपनी जो बनाता है लोगों को ही बेचता है, वही लोगों को नहीं बेचता, बट लोगों को ही बेचता है, ये तो मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं आय का चक्रीय प्रभाव। परिवार कंपनियों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए धन खर्च करते हैं। हाँ, कंपनियां परिवारों को संसाधन के उपयोग के लिए भुगतान करती है। हाँ, यह चक्र अर्थव्यवस्था को